हेलो वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक एसिड और बेस। कि ऑर्गेनिक एसिड और बेस क्या होते हैं। सबसे पहले एसिड किस वजह से अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं हाइड्रोजन डोनेशन की वजह से। बाज़ औक़ात वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वाला कंसेप्ट भी होता है, लेकिन वो लीव एसिड। लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड है तो ज़्यादातर उसमें हाइड्रोजन डोनेशन की वजह से होता है, तो यहाँ पर हम इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। कंसिडर करते हैं हमारे पास कोई हाइपोथेटिकल एसिड है। जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे मीडियम के अंदर, तो ये हमारे पास डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन आयन, और ये हमारे पास ए नेगेटिव, ये H पॉजिटिव और दूसरा An नेगेटिव। अभी कोई एसिड जो होता है, जब हमारे पास ये H आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो एसिड ज़्यादा डिसोसिएट होगा। जो स्ट्रांग एसिड होगा वो ज़्यादा डिसोसिएट होगा, तो ये हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा आएगी, तो वो एसिड इतना क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और दूसरी बात जो है ना, ये एनायन की स्टेबिलिटी पे, क्योंकि जितना हमारे पास एनायन स्टेबल होगा उतना ही वो एसिड जो होगा वो स्ट्रांग होगा। अभी जो ये एसिड का स्ट्रेंथ है, इसको हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं। एक पीएच की वजह से, दूसरा pKa। यानी पीएच और pKa दोनों से हम किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये जो pH है, pH इसकी कुछ लिमिटेशन है। ज़्यादातर जगहों पे हम ये pH को यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते? इसके लिए सबसे पहली वजह जो है ना, ये pH मेजरमेंट के लिए एसिड मस्ट बी डिज़ॉल्व इन एक्वस मीडियम। एसिड को लाजमी एक्वस मीडियम के अंदर डिज़ॉल्व होना चाहिए pH मेजरमेंट के लिए। दूसरी बात जो है ना, ये pH वेरी वीक एसिड, जब हमारे पास वेरी वीक एसिड होगा तो ये pH को भी हम वहाँ पर मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि 7 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। pH का हमें पता है, जब ये 1 से लेकर 7 तक होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। लेकिन जब हमारे पास वेरी वीक एसिड होगा तो ये pH जो है ना, ये 7 से ऊपर भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर हम इसको मेजर नहीं कर सकते। और इसी तरह सिमिलरली इसको हम वेरी स्ट्रांग एसिड के लिए भी हम pH को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये pH की वैल्यू 0 से नीचे भी आ सकती है। इसलिए हम दूसरे टर्म जो यूज़ करते हैं, दूसरा जो मेथड यूज़ करते हैं एसिड के स्ट्रेंथ को मेजर करने, वो है pKa। अब ये pKa क्या है? जब हमारे पास pKa कम होगा, pKa क्या होगा, कम होगा, तो एसिड स्ट्रांग होगा। pKa कम, सिमिलरली pH भी, pH और pKa यानी ये दोनों जब कम होंगे तो एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और के इसका अपोजिट टर्म है, जब के ज़्यादा होगा तो pH एसिड क्या होगा, उस वक्त स्ट्रांग होगा। अब ये एसिड का जो स्ट्रेंथ है, ये हम ये एनायन की स्टेबिलिटी से भी ज़्यादातर फाइंड आउट कर लेंगे। एनायन की स्टेबिलिटी या जितना हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, एनायन की स्टेबिलिटी भी उसी तरह हो सकता है। और एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अभी कौन से फैक्टर है जो कि इफेक्ट करते हैं एसिड स्ट्रेंथ के, और इसी तरह हम इसके साथ जो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी इसके साथ क्या है, रिलेटेड है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले ये एरियो और HBM, इसका वर्ड आप लोगों ने याद करना है, एरियो और HBM। एरियो में H से क्या बनता है, R से क्या बनता है, I से और O से, वो मैंने ये नीचे लिखे। और HBM का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और M का मतलब है मीडियम। ये सारे फैक्टर इफेक्ट करेंगे किस पे, एसिडिक स्ट्रेंथ पे। एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। एक एक को हम क्या पढ़ेंगे और पूरी डिटेल से, और उसके साथ साथ उससे जो एग्जाम्पल है उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो एरियो में ए है, ए का मतलब है एटॉमिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, एटॉमिक इफेक्ट। अभी एटॉमिक इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से भी हो सकते हैं, एटम में फर्दर दो जो कि स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एनायन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। एटॉमिक इफेक्ट में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और साइज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और साइज। और ये जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एसिडिक स्ट्रेंथ के, एसिडिक स्ट्रेंथ के। यानी जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी उतना ही एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और दूसरी बात, इसको आप लोगों ने देखना है सेम पीरियड के अंदर, पीरियड को सेम होना चाहिए। जब सेम पीरियड होगा तो 95% ये वाला कंसेप्ट वहाँ पर अप्लाई हो सकता है, होगा भी। इसलिए सब हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो एग्जांपल लेते हैं वो इधर नीचे से ले सकते हैं।
ये मैंने लिखे हुए HF H2O NH3 CH4। हमें पता है ये F की फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो HF जो होगा, H सेम ही पीरियड है, पीरियड क्या है, सेम है। HF स्ट्रांग एसिड होगा, इसकी पी के वैल्यू तकरीबन, वैसे अगर मैं लिखूँ -6, इसकी होती -7, यानी इसी तरह -7 + 7, और इसी तरह सिमिलरली ये NH333 और इसी तरह ये CH4 हो। वैसे मैं जनरल लिख लेता हूँ 54, इतनी ही होती है। यानी इधर हम देख सकते हैं HF की पी के वैल्यू सबसे कम है, -6 कम है। उसके बाद H2O, फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा। उसके बाद ऑक्सीजन यानी वाटर का मालिक्यूल है, ये तो ऑलमोस्ट न्यूट्रली होते हैं, और अमोनिया वो बेस बन जाते हैं, और CH4 उससे भी ज़्यादा बेस बन जाता है। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एसिड स्ट्रेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और वो जब हम सेम पीरियड के अंदर लेते हैं। दूसरी जो बात है वो है साइज़। क्या है, साइज़ है। साइज़ भी डायरेक्टली रिलेटेड है किसके, एसिडिक से। यानी जितना साइज़ लार्ज होगा किसका, एनाइन का, उतना ही हमारे पास एसिडिक ज़्यादा होगा। इधर से हम ये भी हम देखेंगे जब ग्रुप हमारे पास सेम होगा। ग्रुप क्या होगा, सेम हो। ये सेम ग्रुप है, हेलोजन है, HI HBr HCl HF। HI सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, क्यों, जब ये प्रोटॉन चला जाता है ना, प्रोटॉन, इधर से हम इसको देख लेंगे। इधर अगर मैं लिख लूँ HI को, HI, जब ये प्रोटॉन निकल जाए H पॉजिटिव फॉर्म में, ये आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहते हैं। जितना साइज लार्ज होगा एनाइन का, उतने वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है जग है, एक जग के अंदर पहले से पानी पड़ा हुआ, उस पर थोड़ी सी जगह पे जब हम उस जग में एक गिलास पानी डालते हैं, तो उस जग के अंदर, जग पे कोई इफेक्ट नहीं होता एक गिलास से। लेकिन जब हम एक गिलास के अंदर क्या डालते हैं, एक जग पानी डालते हैं, तो वो गिलास उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसको आप लोग सिंपल यहाँ पर भी, ये फ्लोरीन है, ये क्या है, ये गिलास है, और ये HI है, ये क्या है, जग है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज जितना ये नेगेटिव चार्ज को एकोमोडेट कर सकते हैं, ये अपने ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज को भी एकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका साइज ज़्यादा होगा, और इसकी पोलराइजिंग भी क्या होगी, ये इजीली पोलराइज हो सकता है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एक तो HN हमें दे देगा, और दूसरी स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, और यहाँ पर एनाइन भी क्या होगा, स्टेबल होगा। एनाइन क्या होगा, स्टेबल होगा। दूसरी भी तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट। दूसरा जो है वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस किस वजह से होता है, रेजोनेंस एक जो होता है वो कंजुगेशन की वजह से होता है, और बाज़ औक़ात कंजुगेशन के साथ साथ एरोमेटाइजेशन में भी रेजोनेंस हो सकते हैं। अभी रेजोनेंस स्टेबलाइज द एनाइन, रेजोनेंस स्टेबलाइज द एनाइन एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी। जब एनाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और जब रेजोनेंस के साथ एरोमेटाइजेशन भी होगी, रेजोनेंस के साथ साथ क्या होगी, एरोमेटाइजेशन होगी, तो स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, और भी ज़्यादा। यहाँ पर मैंने लिया क्या है, ये इथेनॉल है। जब यहाँ से ये HN निकल जाएगा, HN इधर में स्टार लगा, इधर से निकलता, जब ये HN निकल जाएगा तो यहाँ पर कोई कंजुगेशन नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है। तो जब कंजुगेशन नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगी, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन भी इतनी नहीं होगी। जब एनाइन ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा तो हमारे पास एसिड क्या होगा, वीक होगा। इथेनॉल इज वेरी वीक एसिड। क्या है, वेरी वीक एसिड। pKa वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 17 है, यहाँ पर क्या है 10 है, और यहाँ पर इसका हमें पता है कि ये ऑर्गेनिक एसिड 4 to 5 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर रेजोनेंस हो सकते हैं और एरोमेटाइजेशन भी है, लेकिन जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 3 जगहों पे क्या होगी, 3 जगहों पे यहाँ ये जो रिंग के अंदर ये इसका जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा, और एरोमेटाइजेशन रेजोनेंस काज हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि यहाँ पर रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस के साथ साथ नेगेटिव चार्ज जो है ना वो पॉजिटिव सेंटर पे, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव। हमें पता है कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आ जाए वो इतना स्टेबल नहीं होता है। यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की ज़्यादा है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज अंदर रेजोनेट करेगा। जब पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो इतना स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये फिनॉल जो है ना ये भी कम एसिडिक है। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या है,
यहाँ पर तो रेजोनेंस ही होगा, एरोमेटिक रिंग तो यहाँ पर नहीं, एरोमेटाइजेशन, लेकिन रेजोनेंस सिर्फ होगी और रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा ये एसिड, जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो ये इधर शिफ्ट करेगा और इधर यहाँ से ये शिफ्टिंग करेगा, यानी शिफ्टिंग का मालिक्यूल होगी, मालिक्यूल नहीं चार्ज होगा, और एनाइन जो है ना वो क्या होगा, स्टेबल होगा। हमें पता है कि ऑर्गेनिक एसिड के अंदर ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना वो स्ट्रांग एसिड होता है एज कम्पेयर टू अदर एसिड, एज कम्पेयर टू क्या, अदर एसिड। इसके बाद जो तीसरा इफेक्ट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में जो हम दो चीज़ आती है, एक तो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होगा, तो ये जो एनाइन है हमें पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। एनाइन हमारे पास स्टेबल होगा, जब एनाइन स्टेबल होगा तो एसिड भी क्या होगा, स्ट्रेंथ, तो एसिड भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जब इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होगा और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, ये देखना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी आप इसको क्या कर लेते हैं, अनस्टेबल कर लेते। क्यों, एक तो पहले से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का बोझ पड़ा हुआ है और यहाँ से और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो एनाइन स्टेबल अनस्टेबल होगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा क्या होगा, अनस्टेबल होगा एनाइन। एनाइन जब अनस्टेबल होगा तो एसिड का कम स्ट्रेंथ होगा, एसिड वीक होगा, और जब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो गए तो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रांग। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, COOH Cl ये हेलोजन ग्रुप जो है ना, यह क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। जहाँ यहाँ पर अगर चार्ज आ गए तो ये इलेक्ट्रॉन इस चार्ज को अपनी तरफ ले लेंगे, ये क्लोराइड आयन, यह इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, और एसिड क्या होगा, स्टेबल होगा। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, और जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एसिटिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड होगा, या हाइड्रोजन का तो कोई रोल, लेकिन जब ये मिथाइल, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर और डोनेट कर रहे हैं, जब और डोनेट करेंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी, जब स्टेबिलिटी कम होगी एसिड हमारे पास वीक होगा। उसके बाद जो चौथा इफेक्ट है वो ऑर्बिटल इफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्बिटल इफेक्ट। जब हमारे पास एनायनिक सेंटर, कौन सा सेंटर, एनायनिक सेंटर, इफ एनायनिक सेंटर इज sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन, जब s का करेक्टर ज़्यादा होगा, s का करेक्टर ज़्यादा होगा, तो हमारे पास ये s जो है ना वो उसके ऊपर जो ये इलेक्ट्रॉन को कंफर्टेबल, जब इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये कंफर्टेबल होता है एज कम्पेयर टू p। और इधर जब हम देखेंगे यहाँ पर s करेक्टर 50%, यहाँ पर s करेक्टर 33% और यहाँ पर s करेक्टर 25%। जब s करेक्टर इंक्रीज होगा, मैंने बता दिया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज s ऑर्बिटल के ऊपर कंफर्टेबल होता है एज कम्पेयर टू p के ऊपर। तो यहाँ पर देख लो, ये इसमें ये अल्काइंस है, अल्काइन के अंदर एस करेक्टर ज़्यादा होता है, 50% होता है, यहाँ पर 33% और यहाँ पर 25%। इसलिए जो ये अल्काइंस होता है ये मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू अल्कीन और एज कम्पेयर टू अल्केन। इधर ये हम आमतौर पर पढ़ते हैं कि एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्केन, और टर्मिनल अल्केन के साथ साथ ये वैसे मैंने बता दिया कि ये अल्काइंस जो है ना, ये क्या होता है, एस करेक्टर जब इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। उसके बाद जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरनल भी हो सकती है, यानी इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकती है। इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्टली डिक्रीज द एसिडिक नेचर ऑफ एसिड, बट इन फ्यू केसेस ये हमारे पास अपोजिट भी इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारे पास ओ नाइट्रोफिनॉल, इधर ये हाइड्रोजन को आसानी से बाहर जाने नहीं देगा, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। जब ये हाइड्रोजन की डोनेशन कम होगी, पहले स्टार्ट में मैंने बताया था हाइड्रोजन जितने कम बनेंगे उतने एसिड क्या होगा, वीक होगा। तो ओ नाइट्रोफिनॉल जो है ना ये वीक एसिड है एज कम्पेयर टू पी, क्योंकि यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बनने के चांसेस बहुत कम है। क्या है, बहुत कम है। और आज के लिए यही काफ़ी है, इसके बाद बेस रह गया तो उसको मैं अपने नए लेक्चर में शामिल कर लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।